Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of work energy power chapter. Today we are going to solve numerical based on potential energy of spring. So spring के ऊपर कुछ numerical solve करेंगे. Last class में हमने कुछ numericals किए थे. So today we will continue with that one. So थोड़ा सा मैं formula revise कर देता हूँ. So very basic part. जो सबसे पहला पार्ट था वो ये था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स. यहां पे जो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट्स जो डिस्प्लेसमेंट है और रीस्टोरिंग फोर्स है, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसके बाद जो हमने डेरिवेशन किया था कि जो स्प्रिंग की वजह से जो वर्क डन होगा, तो दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग इज व्हाट इक्वल टू, ये माइनस था, हमें क्या मिला था? हाफ. वी गॉट इट इज अ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर. ठीक है. सो हमने इसको इमेजिन किया था कि ये जो है ये आपका वर्क डन है, जहां पे हाफ के एक्स एफ स्क्वायर और हाफ के एक्स आई स्क्वायर को, इसको आप फाइनल वर्क डन कंसिडर करो, इसको इनिशियल वर्क डन कंसिडर करो, या पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी आप कंसिडर कर सकते हो. तो ये माइनस हो गया. अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कंसिडर कर रहे हो तो ये क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. एज आई सेड कि पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज व्हाट, ये माइनस होगा, दिस इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो ये फॉर्मूला में यूज करना है. इसके अलावा अगर आप जनरल टर्म में वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हो, लाइक कि अगर इनिशियल एक्स आई की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन या इनिशियल एक्सटेंशन की वैल्यू अगर जीरो है, तो फाइनल एक्सटेंशन का वैल्यू सिर्फ दिया है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. यहां पे नेगेटिव साइन अगर नहीं भी लेते हो तो भी चल जाएगा. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल. सो जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपको थोड़ा सा क्या अटेंशन देने की जरूरत है. क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने? टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2. K1 ग्रेटर देन K2. तो दो स्प्रिंग्स है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दिया K1 एंड K2, और उसमें K1 की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर है K2 के कंपेयर में. सो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ग्रेटर है K2 के कंपेयर में. ठीक है. ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, कौन से स्प्रिंग पे ज्यादा वर्क होगा? कब? दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, एंड सेकेंड दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट. तो इसमें दो कंडीशन है, तो मैं पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेता हूं. क्या बोल रहे हैं? दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स. स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, यहां पे जो हमारा की पॉइंट है वो है सेम फोर्स. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा ना, जो स्प्रिंग फोर्स होगा पहले स्प्रिंग का, ये K1 होगा, मान लो उसका एक्सटेंशन X1 है, ये इक्वल होगा किसके? जो दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट वैल्यू है K2, मान लो उसके जो एक्सटेंशन होगा X2. तो स्प्रिंग फोर्स दोनों का सेम है, ये है स्प्रिंग फोर्स ना, करेक्ट, ये है वैल्यू स्प्रिंग फोर्स का. और अगर आपको लेना है तो इसको आप जनरल टर्म में Kx भी ले सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स, बट यहां पे क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या होगा? K1 X1 K2 X2. मतलब जो स्प्रिंग K1 है उसके अंदर X1 का एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग K2 उसके अंदर X2 का एक्सटेंशन होगा, बट फिर भी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स. ठीक है. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसके लिए वर्क डन निकालना अपने को. तो देखो जनरल फॉर्मूला वर्क का क्या है आपको वहां पे पता चल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो मैंने लिखा W1, तो W1 के जो हमको फॉर्मूला मिला वो हाफ हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और ये होगा X1 स्क्वायर है. ठीक है. अपॉन मैं W2 के लिए ले रहा हूं सेकंड वर्क डन, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगा? ये हाफ होगा. ठीक है. दिस वैल्यू इज व्हाट K2 X2 स्क्वायर. ठीक है. इक्वल है ना. ये वर्क डन 1 की वैल्यू होगी, ये वर्क डन 2 की वैल्यू होगी. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमको पता है कि ना फोर्स जो अप्लाइड है वो सेम है, तो हम इसको ना ब्रेक करते हैं दैट फॉर्म में कि जिस हमें फोर्स की वैल्यू मिले तो क्या होगा? ये हाफ हो गया. आपने इसको क्या किया? K1 इंटू X1 इंटू X1 अपॉन ये होगा हाफ हो गया. दिस इज व्हाट K2 X2 की वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने, K2 X2 इंटू X2. तो K1 X1 का वैल्यू क्या है? Fs है. K2 X2 का वैल्यू भी Fs है. तो ये क्या हो जाएगा? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या मिला हमको? ये चलो ठीक है, अगले स्टेप में कैंसिल कर लेंगे. ये हाफ हो गया Fs, ये X1 हो गया, ये हो गया हाफ Fs, ये हो गया X2. क्योंकि ना स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी?
कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स या स्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया इन्होंने, क्वेश्चन में वही दिया ना, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स। तो ये क्या हो गया, जो हाफ हो गया, और एफ की वैल्यू कैसे हो, एफ एस वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x1 अपॉन x2, ठीक है। तो यहां तक जो हमको समझ में आई बात, उसमें क्या है, W1 अपॉन W2 का जो रेशियो है एक्सटेंशन के टर्म में हमको मिल रहा है x1 अपॉन x2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बट एक छोटा सा इशू है कि आपको ना K1 और K2 का रेशियो पता है, बराबर, यू नो द रेशियो ऑफ K1 एंड K2, मतलब K1 K2 ग्रेटर और लेसर वो आपको पता है, लेकिन ना आपको x1 और x2 के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो क्या करना है, आप इसी टर्म से ना, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म, इस टर्म से काम कर सकते हो आप। इस टर्म को अगर आप अरेंज करो तो क्या मिलेगा आपको, जो K1 है ना, K1 अपॉन K2, क्लियर, वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, K1 अपॉन K2 मैंने लिया तो किसके इक्वल होगा, x2 अपॉन x1 के इक्वल होगा, x2 अपॉन x1। अब अगर इसको अरेंज करोगे तो जो यहां हमको क्या मिला, x1 अपॉन x2 मिला ना, तो यू कैन गेट x1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या होगी, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, K2 अपॉन K1 मिलेगा, बराबर। अब ना इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना। तो चलो ठीक है, लेना है तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, दैट विल बी बेटर, करेक्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो ये ना जो स्प्रिंग जो फोर्स है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई किया उसकी वजह से हमको क्या मिला, ये वैल्यू। देखो फोर्स कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट फोर्स अलग है। फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू होगी, कांस्टेंट फोर्स मतलब जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, या जो रिस्टोरिंग फोर्स K की वैल्यू जो वैल्यू होगा वो हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को चेंज कर सकते हैं। तो पुट कौन सा इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट, ये W1 अपॉन W2 मिला आपको, करेक्ट। x1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x1 अपॉन x2 कैन बी रिटन एज K2 अपॉन K1, क्लियर। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने दिया है K1 इज ग्रेटर देन K2। इससे क्या फर्क पड़ता है, K1 ग्रेटर देन K2 से क्या फर्क पड़ेगा। तो K1 कहां पे, ये पॉइंट पे ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। K1 कहां पे, डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड का अगर डिनोमिनेटर वैल्यू ग्रेटर है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर वैल्यू ग्रेटर होगा। तो अब अगर मैंने लिखा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या K1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या K2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है W2, न्यूमरेटर में क्या है W1, तो क्या होगा W2 ग्रेटर देन W1। अब इसमें ना बहुत सारे स्टेप्स है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट को डायरेक्टली आप लिख सकते थे, है ना, पहले भी लिख सकते थे, बट क्या हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो यू कैन राइट इट बिफोर, दैट्स अप टू यू। अगर इसमें और भी टर्म्स है, लाइक में यहाँ पे होगा ना हाफ K1 x1, आप डायरेक्टली यहाँ पे f इंटू x1 में लिखोगे तो भी चलेगा, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, तो कोई इशू ही नहीं है। तो इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो वैसे ही रहेगा, K1 ग्रेटर देन K2। तो व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x, क्लियर। अब हम ना वही ले रहे हैं, W1 अपॉन W2 वाला स्टोरी, W1 अपॉन W2, W1 की वैल्यू क्या है, हाफ होगा, ये क्या होगा, K1 होगा, x1 स्क्वायर होगा, अपॉन ये क्या होगा, हाफ हो गया K2 x2 स्क्वायर। तो W1 की वैल्यू न्यूमरेटर में, W2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में, बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दे आर सेइंग x का वैल्यू सेम है, तो ये हाफ हो गया, दिस व्हाट K1 x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ये हाफ हो गया, दिस व्हाट K2 x स्क्वायर कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये K1 अपॉन K2। देखो फॉर्चुनेटली इस केस में डायरेक्टली W1 W2 ना K1 K2 से रिलेट हो गया, तो K1 K2 में कौन सा ग्रेटर है, एज पर गिवन इन क्वेश्चन K1 की वैल्यू ग्रेटर है। तो अगर K1 का वैल्यू ग्रेटर इन कंपेयर टू K2, तो K1 कहां पे, K1 राइट हैंड साइड में K1 इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड K2 डिनोमिनेटर पार्ट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर पार्ट क्या है, W1 है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, W2 है। तो अगर राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जैसा हमने यहां पे किया कि इस केस में जो यहां पे इस केस में K2 क्या है, K2 इज इन न्यूमरेटर एंड K1 इज इन डिनोमिनेटर। तो ये केस में डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा, W2, तो यहां पे क्या होगा, इस साइड का भी लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आपको क्या उसको लॉजिकली समझोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ना कि इस तरीके से समझेंगे जो हमने अब तक किया उसके टर्म में रिलेट करेंगे। देखो एक और टर्म में जो मैं यहां पर रिलेट करूंगा, ये आपने पहले क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बट यहाँ पे ना स्प्रिंग के फॉर्म में कर रहे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग। और आपको पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उसको किस फॉर्म में लिखोगे आप, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, इस फॉर्म में आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स सी कि हमको ना क्या मिलता है और कैसे मिलता है, क्लियर, एंड अकॉर्डिंगली विल सी कि जो वैल्यूज हमें मिलता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अदर डिटेल्स को पुट करेंगे। सो अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन्स ऑफ अ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ अ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। मतलब ये कुछ जो सिनेरियो दिया है इन्होंने कुछ इस तरीके से है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जैसे ये सब जो रिजिड सपोर्ट है यहां पे क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, क्लियर, यहां पे ये। अब बोल रहे ना यहां पे ना कार है, मतलब कार को अलग अलग स्प्रिंग के साथ में क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कार को यहां से मूव करा के ऐसे लेके जा रहे हो और क्या कर रहे हैं वो स्प्रिंग पे स्ट्राइक करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद क्या बोला इन्होंने, कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद द कार ऑफ मास 1000 kg। मतलब जो एक सिमुलेशन है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम में जो मास ऑफ कार है वो कितना है, 1000 kg है, क्लियर, कार का मास 1000 kg जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को स्टडी करे, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसके स्पीड की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर है, इसमें इनिशियल और फाइनल का भी थोड़ा सा स्टोरी है, तो अभी मैं इसको 18 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूं। अगर मीटर पर सेकंड में तो क्या होगा, तो क्या करेंगे 18 इंटू 5/18, ठीक है, 18 को कैंसिल करोगे क्या मिलेगा आपको, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देख लेते कि है क्या, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि ये इसमें इनिशियल फाइनल का क्या स्टोरी है। जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तब वो होगा इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये उसका मास हो गया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे वो स्ट्राइक करेगा तब तक उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वो स्प्रिंग से कोलाइड होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फाइनली वो क्या करता है, रुक जाता है। तो फाइनली वो रुक जाएगा, इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है इसमें, फाइनल वेलोसिटी भी पता है इसमें। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग है उसका वैल्यू दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब बोले व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग में कितना कंप्रेस होगा। तो मान लो कि आप यहां तक कंप्रेस होगा, जो कंप्रेशन की वैल्यू है ना उसको आप क्या लेते हो, उसको आप ले लेते हो x, क्लियर। ये एक्चुअल में एक हिसाब से देखा जाए ये इनिशियल वैल्यू है, यहां पे देखो, अब मैं बहुत ध्यान से देखो, ये एक्स आई की वैल्यू है जो इनिशियली ना जब तक ये स्ट्राइक नहीं किया था तब वो 0 पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे उसको स्ट्राइक करेगा तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा x, मतलब कंप्रेस हो रहा है x तक, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या करना है इस केस में। तो जो हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, बराबर, मतलब u पहले 5 मीटर पर सेकेंड है फिर 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का स्टोरी। तो जो हमने अब तक लर्न किया है उसमें क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्लियर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, दो वेलोसिटीज दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड, बट वर्क डन के लिए क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, यहां पे आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mu² इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी क्या होगी, माइनस होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गया k x f का स्क्वायर हो गया माइनस हाफ k x i का स्क्वायर हो गया। जहां तक हमने लर्न किया है कि ये जो वैल्यू हो गया xi की वैल्यू 0, तो यहां पे देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे हाफ हो गया, ये m हो गया, v का वैल्यू 0 है, ये हाफ हो गया mu², मैं अभी इक्वेशन को वैसे ही रहने देता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये माइनस को ऐसे रहता है, हाफ हो गया, ये k हो गया। पहले मैं इक्वेशन टर्म में ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये स्टेप्स को आपने स्किप कर सकते हो, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। ये k इंटू 0⁻²। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, अब ये माइनस साइन यहां पे होगा, ये होगा हाफ हो गया, दिस द mu² हो गया इक्वल टू, ये माइनस के साथ में ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब हाफ हो गया, ये हो गया k हो गया, दिस व्हाट xf² हो गया, एंड ये जो वैल्यू उसके बाद का वो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर इनकी वैल्यू पुट करनी तो यू कैन,
क्योंकि आप आपके पास u का वैल्यू है, आपके पास xf का वैल्यू है, आपके पास k का वैल्यू है, करेक्ट। यहां पे क्या होगा, ये जो हाफ और हाफ की वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इन जो बचा हुआ हमको निकालना क्या है। सो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब x हो गया ना, जो कंप्रेस होने वाली वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये एक्सेल क्वेश्चन मार्क है या मैक्सिमम कंप्रेशन जो भी आप कंसिडर करो। तो अब हमने क्या लिया यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यू आ गया एम यू स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास के एक्स एफ स्क्वायर हो गया। तो जो फाइनल ये है कंप्रेशन का वैल्यू वो हो गया एम यू स्क्वायर अपॉन के। लेकिन हमें कंप्रेशन जो निकालना है मैक्सिमम मतलब एक्स के टर्म में निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है बॉस, मास की वैल्यू 1000 kg, u का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 इंटू 5 हो गया। k का वैल्यू कितना है बॉस, k का वैल्यू है 6.25 इंटू 10 टू पावर 3, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 3। चलो देख लेते हैं, अगर 5 को इससे कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा। अब 5 को इससे कैंसिल करोगे तो 5 0 पॉइंट होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा। क्लियर। अब 10 टू पावर 3 की वैल्यू इसके साथ में कैंसिल हो गई, तो अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बची, ऊपर तो बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 0.25, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 25 4 जा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 मीटर। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जिसमें हमें सिमुलेशन को स्टडी करना है। तो इस तरीके से ना बेसिकली क्या होता है, कहीं कहीं पे कार में ना स्प्रिंग वगैरह पुट करते हैं, सो दैट क्या जो एक्सीडेंट्स वगैरह में ना सेफ्टी क्रिएट कर सके। तो कौन सा स्प्रिंग पुट करना है उसके फ्रंट पार्ट पे या बैक पार्ट पे, वो डिसाइड होता है बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना सेफ्टी जनरेट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वन। तो क्या है स्टोरी में ट्विस्ट ना, उस पर ध्यान देते हैं, और डायग्राम अगर होगा ना तो हम इसी डायग्राम पे ही फोकस कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम यही डायग्राम फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है। ठीक है, तो स्टोरी में क्या ट्विस्ट है उसको जरा देख लेते हैं। ये बोल रहे कंसिडर द प्रीवियस एग्जाम्पल टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5। पूरे का पूरा डिटेल वही है, यहां से नया क्वेश्चन है जहां पे म्यू का वैल्यू क्या हो गया है 0.5 हो गया। बाकी सारा वैल्यूज वही है, एम का वैल्यू, यू का वैल्यू, ठीक है, के का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मतलब अब ये कंप्रेशन तो अलग था, अब इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन किसके, बिटवीन द टायर एंड द सरफेस ऑफ रोड, तो उस टाइम पे कितना कंप्रेशन होगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी स्टोरी में अगर होता तो, है ना। अब देखो समझने वाली बात यहां पे क्या है, उस पॉइंट को ध्यान देना। देखो ये क्या इधर मूव करके जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, बराबर। स्प्रिंग उसको ना क्या करेगा, स्प्रिंग उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। एट द सेम टाइम जब ये कार आगे जा रहा है ना, इसके ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। समझ में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। तो ये जितना कंप्रेस होगा, मतलब स्ट्राइक करने के बाद जितना कंप्रेस होगा उतने दूर तक क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वर्क करेगा। इज दैट क्लियर। तो जो अब तक हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, बराबर। लेकिन अब छोटा सा इश्यू इसमें क्या हो गया कि देखो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है ना, वहां पर स्टोरी कैसा है कि कंप्रेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर ना, ये इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा किधर एक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से जरा देखो, कंप्रेशन की तरह लेफ्ट हैंड साइड में है, तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो ये एक्स आई की वैल्यू में हटा जाएगा, क्योंकि आपने पहले वाले में समझ लिया होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन में। तो इशू नहीं है, मतलब क्या होगा कि वो दोनों एक साइड में आ जाएंगे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से जो स्प्रिंग फोर्स से वर्क होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क होगा, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है इस डायरेक्शन से हम ले रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐसे लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय स्प्रिंग का स्टोरी बहुत सिंपल सा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो, करेक्ट। वर्क डन बाय स्प्रिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ में। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का स्टोरी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है एफ, और जो कंप्रेशन की वैल्यू आपने ले लिया है एक्स। लेकिन जो फ्रिक्शनल, अब देखो यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है राइट में और कंप्रेशन किधर है, लेफ्ट में, तो ये जो वर्क डन होगा क्या होगा, माइनस साइन होगा। क्लियर। अब इसको और एक्सटेंड करते हैं,
और एक्सटेंड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का स्टोरी आपको पता ही है, ये हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या होगा, ये हाफ mu स्क्वायर हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी भी आपको पहले से पता है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पूरे का पूरा रहेगा, बस उसमें क्या होगा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा उसमें आ जाएगा, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी अपने को पता था पहले, ये हाफ है k है एक्स एफ स्क्वायर है माइनस क्या होगा हाफ है k है एक्स आई स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। अब ना क्वेश्चन है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो अब यहां पे देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू, एक और चीज देखना है तो देख लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, जो उसका वेट एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, हमको ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का ही जो है कंडीशन कंसिडर करना। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसके ऊपर हमें क्या करना प्रोसीड करना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू लोगे, ये n हो गया ना, n की वैल्यू mg के इक्वल होगा, तो उससे आपको मिल गया वो कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेगा, देखो ये म्यू हो गया mg हो गया इनटू क्या हो गया x हो गया। अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यूज किससे पुट करेंगे, देखो v का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, बराबर। यहां पे जो xi की वैल्यू है ना वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर? सो अगर हमने कंसिडर किया यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहां पे इनिशियल जो एक्सटेंशन है वो 0 हो गया, तो अभी इक्वेशन में क्या बचेगा हमारे पास, then we are getting minus, ये हाफ हो गया, this m is there, this u square is there, correct, equal to, ये माइनस है क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो what is left, ये हो गया हाफ k x f स्क्वायर हो गया, एंड what about this one, ये माइनस है तो माइनस म्यू एम जी एक्स हो गया, माइनस म्यू एम जी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन, ये साइड में माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड में हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू हो गया 1/2, ये होगा के एक्स एफ स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये होगा म्यू एम जी एक्स हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा टास्क है, क्या होगा माइनस माइनस को कैंसिल कर दो और पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज व्हाट एम यू स्क्वायर हो गया। यहां पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा के एक्स एफ स्क्वायर हो गया, यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे होगा प्लस 2 म्यू एम जी एक्स हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, तो जो मास का वैल्यू है वो कितना है, मास का वैल्यू है 1000। ठीक है, अब u स्क्वायर की वैल्यू में देखते हैं, तो u का वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा u का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 25 हो गया। k का वैल्यू कितना है बॉस, k का वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये 6.25 इंटू 10 टू पावर 3 है। एक्स एफ की वैल्यू कितनी होगी वो ध्यान दो, तो जैसा कि ना इनिशियल जो पोजीशन है वो 0 है, मतलब ना जब वो ये कार जैसे ना स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा तो वो हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू, कंप्रेस करके कहीं तक लेके गया वो हो गया फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू होगी x। ठीक है, तो अभी उसकी वैल्यू हमें निकालना है ना, क्वेश्चन में तो वही पूछा ना व्हाट इज द कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे जो वहां पे कंप्रेशन पूछा और यहाँ पे भी कंप्रेशन पूछा, बट वो कंप्रेशन होगा विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ये है कंप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा इनटू हो गया ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये वैल्यू 2 है, म्यू का वैल्यू कितना अपने पास, म्यू का वैल्यू 0.5 दिया इन्होंने क्वेश्चन में, और उसके बाद एन की वैल्यू कितना है 1000 है, जी का वैल्यू 10 होगा और इनटू क्या होगा ये एक्स हो गया। एंड वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना मिलता है, 25 इंटू 1000 का होगा 25000 हो गया, ये वैल्यू हो गया 25000। अब देखो ना 6.25 है, तो ये 6 जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा 62.5 होगा, 100 से मल्टीप्लाई 625 होगा, और 1000 से मल्टीप्लाई होगा 625 हो जाएगा, एक होगा एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 0.5 इंटू 2 इज व्हाट 1, तो अभी 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10,000 हो गया, तो 10,000 इंटू एक्स। करेक्ट, अब पूरे इक्वेशन को ना आप 1250 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये कैलकुलेशन मैंने किया है तो मुझे पता है, अदरवाइज यू विल ना कीप ट्राई ना, 2 से कैंसिलेशन पे 4 5 से कैंसिलेशन वैसे करके आप ट्राई करते रहोगे, एक पर्टिकुलर नंबर आएगा आपको। ठीक है, या पर्टिकुलर जो इक्वेशन आएगा, तो ये 1250 से मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 125 2 जा होगा 250, तो ये 10 बचा है मतलब 20 हो गया ये। करेक्ट, ये हो गया 0 0 कैंसिल, तो 125 5 जा 625 होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई होगा 125 को, और यहां पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, और ये क्या होगा 5 2 जा 10 और ये 0 0 हो गया,
ठीक है, तो 25 8 जा 200 होगा, करेक्ट। अब इक्वेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो देखो ये ना एक्स स्क्वायर एक्स और सब नंबर के टर्म में लेना, मतलब ये प्रॉपर इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 5x स्क्वायर होगा, पहला वैल्यू है 5, तो 5x स्क्वायर हो गया। जो नेक्स्ट हो गया आपको मिला 8x मिल गया, है ना, 8x, करेक्ट। और ये 20 इधर जाएगा तो होगा -20 हो गया, इक्वल टू व्हाट, 0। इसको अगर आप फ्रैक्शन, इफ यू ब्रेक इट एंड यू ट्राई टू गेट द वैल्यूज, तो इसमें मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो ना ऐड करके आपको कितना मिले, 8 मिले और मल्टीप्लाई करके 100 मिले, तो वैसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, यू विल राइट a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यू राइट 5, जो b का वैल्यू है वो क्या होगा यहाँ पे 8 हो गया, और जो c का वैल्यू होगा दैट इज व्हाट -20, ठीक है। अब इसको हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट आर दे सेइंग इन दिस केस, कि अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे पास फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये होता है b स्क्वायर -4ac अपॉन क्या होगा 2a। तो चलो ठीक है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी, b का वैल्यू होगा 8, तो ये वैल्यू होगा -8, क्लियर, -8। फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस, और ये होगा अंडर रूट ऑफ, b का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 हो गया। अब ये ना 4 हो गया, देखो 4 इंटू a, 4 इंटू a मतलब 4 इंटू 5 का होगा 20 हो गया, इंटू c का वैल्यू क्या 20 है, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 प्लस अपॉन ये क्या होगा 2 इंटू वॉट 5, हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, ये -8 हो गया, ये प्लस माइनस, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा 464 हो गया, ये 464 अपन क्या होगा, ये 10 हो गया, ठीक है। अब जो समझने वाली बात यह है कि 464 मतलब 441 का जो रूट होता है वो 21 होता है, तो 464 का रूट होगा, तो ये -8 हो गया, दिस व्हाट प्लस माइनस ये होगा 21.54 हो गया, है ना, अपॉन ये क्या होगा, ये 10 हो गया, क्लियर। अब इसमें ना दो ऑप्शन है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखो जरा क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि इसमें या तो माइनस करो या तो प्लस करो, तो ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया 21.54 अपॉन क्या होगा, ये 10 होगा। ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि कंप्रेशन किसमें होगा, पॉजिटिव नंबर में, ये होगा -8 प्लस क्या होगा 21.54 अपॉन क्या होगा, ये 10 हो गया। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.54 तो आएगा ही, क्लियर। ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 13.54 अपॉन क्या होगा 10 हो गया। तो और अगर एक्सटेंड करेंगे तो 1.354 मीटर। ये किसकी वैल्यू होगी, कंप्रेशन की वैल्यू होगी। कब, जब ये ना फ्रिक्शनल फोर्स वाली कंडीशन होगी तब, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होगा तब ना कंप्रेशन की वैल्यू कम होगी, जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था तब कंप्रेशन ज्यादा था। दैट टाइम कंप्रेशन वाज हाउ मच, 2 मीटर, बट अभी कंप्रेशन कितना होगा, 1.354 मीटर। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए ना इन फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं है, हमको ना लॉजिकली समझना है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के हिसाब से हमें कंडीशन को लेना पड़ेगा। जस्ट आपको इतना याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, या स्प्रिंग का एनर्जी स्टोर क्या होगा, अगर ना इनिशियल वैल्यू 0 अगर हम लेते हैं, इनिशियल वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो उस केस में होगा हाफ kx²। इतना इंफॉर्मेशन है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन डायग्राम। डायग्राम आप देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये नीचे रिजिड सपोर्ट है, वहां से क्या एक स्प्रिंग को कनेक्टेड, यहाँ पे अलग से सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट है ना, ये स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ टाइटनेस ऑफ स्प्रिंग, ये यहाँ पे ये सपोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है, ऑब्जेक्ट इज हाइट h, क्लियर। अब यहां से ऑब्जेक्ट को ये ना ड्रॉप करते हैं, तो बड़े ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं तो ये स्प्रिंग में कंप्रेस होता है। तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। जो सेकंड डायग्राम वो सोल्यूशन का पार्ट होगा, ये फर्स्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो दे आर सेइंग अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल स्ट्रिंग, है ना। एक स्ट्रिंग है या ये तो स्प्रिंग है, उसके यहाँ पे इन्होंने बोला है, अच्छा वर्टिकल स्प्रिंग ही बोला है। एक वर्टिकल स्प्रिंग के टॉप पे क्या है, एक इन्होंने क्या क्या प्लेटफॉर्म को फिक्स किया हुआ है, एज शोन इन द फिगर, ये जो आपको दिख रहा है। और मास m की वैल्यू ना हाइट h पे है, वो प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से हाइट h पे है। फिर क्या बोल रहा था, प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x। ये प्लेटफॉर्म ना x डिस्टेंस से डिप्रेस हो जाता है। तो मान लो कि x डिस्टेंस यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये वैल्यू होगा x, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है x अमाउंट से डिप्रेस हो जाएगा, कब, अच्छा x अमाउंट से डिप्रेस हो जाता है, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k, मतलब जब मास m को ड्रॉप किया है, जब ये प्लेटफॉर्म पे गिरता है तब ये ना इतना डिप्रेस हो जाता है। तो जो हमारा जो डायग्राम होगा, फिर नया डायग्राम वो कैसा होगा वो देखो जरा।
तो न्यू डायग्राम विल बी लाइक दिस कि अब यहाँ पे ना ये स्प्रिंग हो गया ना, कंप्रेस हो गया ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। और अब मास तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हाइट की वैल्यू ना, पहले तो मास यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे थे, तो अब जो है हाइट की वैल्यू वो कितना हो जाएगा, हाइट विल बी h प्लस एक्स, क्योंकि पहले से हाइट h था उसका ऑलरेडी बॉल का या उस ऑब्जेक्ट का, बॉल ही कंसिडर करना, बॉल का हाइट h था, अब वो कंप्रेस होकर x और डाउन आ गया है, तो अब कितना हाइट वो ये डाउन आ गया है h प्लस एक्स हाइट, ठीक है। तो अब एक और चीज होता है कि यहाँ पे जो बात हमको समझनी वो है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो बॉल कभी नीचे आएगा ना तो उसका क्या लॉस होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा, जितना हाइट वो डाउन आएगा। तो अब इसमें हम ये लिखते हैं हम यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है इस केस में, देखो मास उसका m है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g है, कितना हाइट वो डाउन आया है, एक्चुअली वो तो h आना चाहता बट कंप्रेस होकर वो h प्लस एक्स हाइट तक डाउन आ गया, तो ये हो गया कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि जब ये डाउन आ रहा है ना तो स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होने मतलब उतना एनर्जी स्टोर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ है उस पॉइंट पे भी फोकस कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा वही होगा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो ये होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के फॉर्म में, मतलब स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना है, ये लॉस ही होगा जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा स्प्रिंग के अंदर। तो ये क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर अगर इस पॉइंट के हिसाब से हमें देखना। अच्छा क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था वो पॉइंट में फिर से एक बार एम्फसाइज कर देता हूं, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आप बताते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप बताओगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहां पे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल, ठीक है। तो जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या है, वो हो गया हाफ हो गया के एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल, बॉल ने कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया है, तो एम जी ब्रैकेट में हो गया एच प्लस एक्स। तो यहां पे क्या होगा कि हमारा मेन टास्क है के की वैल्यू को ऑब्टेन करना, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, के इज इक्वल टू ये जो है एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, और 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 हो गया, ये हो गया एम जी हो गया, ये क्या होगा एच प्लस एक्स हो गया, अपॉन क्या होगा ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन उसका, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट वो ना उसमें उन्होंने वैल्यूज दिया हुआ है, तो लेट्स सी कि हमें उस कंडीशन में क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिया अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मतलब ये ब्लॉक है जिसके मास की वैल्यू है 2 kg, है ना। मैं ये इसी डायग्राम को यूज कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, फिर आगे क्या बोला है इन्होंने, इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, मतलब जो इसमें h की वैल्यू है ना वो 1 मीटर है, तो हाइट की वैल्यू हो गई 1 मीटर, तो हाइट की वैल्यू 1 मीटर। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, into a vertical spring having a force constant draw from a height 1 meter into a vertical spring, vertical spring के अंदर उसको ड्रॉप किया है of a force constant 490 न्यूटन पर मीटर, मतलब मैं यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, या लिखना है तो बाकी भी लिख लो कि m का वैल्यू कितना हो गया 2 kg हो गया, जो h की वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 1 मीटर हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 490 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बताना, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना कितना वो कंप्रेस होगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपको क्या करना फाइंड आउट करना है। एक सिंपल सा टास्क है कि ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही, है ना। अगर आपको लिखना है तो ये पूरे पार्ट लिखो, फिर उसके बाद आपको नहीं तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख दो। डायरेक्टली क्या इक्वेशन मिल रहा है हमको मिला हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हाफ हो गया, के का वैल्यू कितना है बॉस 490 है, तो के का वैल्यू 490 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया, मास का वैल्यू कितना है 2 kg है, जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, फिर ब्रैकेट में कितना एक्स का वैल्यू 1 मीटर होगा और ये एक्स क्वेश्चन मार्क है, क्लियर। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी देखो कैंसिलेशन वगैरह पहले ना ये 4.9 को अगर कैंसिल करोगे तो 9.8 से कैंसिल हो सकता है, 9.8 को कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं क्या 4.9 ये 100 टाइम जाएगा ना, 4.9 से डिवाइड करोगे और इसको 4.9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर। अब अगर ये 2 को इससे कैंसिलेशन किया तो कितना हो गया 50 हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 50 बचा, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, तो ये 4 यहाँ पे ले लिया आपने, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स ना, ये 2 इंटू 2 4 यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ गया,
ये 4 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 1 में चला तो 1 ये 10 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, एंड 4 5 जा तो 12.5 x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस x हो गया। क्लियर। अब इसका ना हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या होगा 12.5 x स्क्वायर, अब पहले x की वैल्यू बदले तो माइनस x और माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये ना अभी इसका भी ना वो फ्रैक्शन टाइप में मिलेगा नहीं आपको, तो इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखा था, क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या मिला था हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या मिला था, 2a मिला था। ठीक है। सो अब इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन है, देखो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ में जो एसोसिएटेड है वो a की वैल्यू होगी, जो उसके बाद में x के साथ में एसोसिएटेड है वो b की वैल्यू होगी, और जो x के साथ में नहीं वो c की वैल्यू होगी। करेक्ट। तो आपको ये वैल्यूज मिल गए। क्लियर। सो अब क्या करना है, इनको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये होगा -1। ठीक है। अच्छा ये -1 मतलब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -1 है, तो माइनस ऑफ -1 ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा 1। अब यहां पे 4 हो गया, 4 इंटू a है ना, तो ये 12.5 को अगर 4 से मिलेगा, 12 4 कितना होता है, 48 होता है, और 0.5 4 टाइम होगा तो 2 हो गया, तो 48 प्लस 2 50 होगा, 12.5 होगा, 4 इंटू a 50 हो गया, c की वैल्यू क्या -1 है, तो ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है। अपॉन एक होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना बॉस, a का वैल्यू है 12.5, तो अब इसके हिसाब से करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 51 हो गया, अपॉन का होगा ये 25 हो जाएगा। तो अब ना वापस से वही स्टोरी होगी कि अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये जो वैल्यू है ना, ये 7 7 था 49, तो ये आएगा आपका 7.14 आएगा ये वैल्यू। ठीक है। रूट 51 का वैल्यू ये होगा 25। तो अब ना मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक में तो आप प्लस करोगे, एक में माइनस, तो 1 माइनस 7.14 अपॉन का होगा 25, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंप्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, प्लस वाली वैल्यू को देख लो, तो 1 प्लस 7.14 अपॉन का होगा 25 हो गया, तो एक हिसाब से देखो तो क्या होगा 8.14 हो गया अपॉन 25। अब इसका कैंसिलेशन करोगे तो कितना होगा, है ना, तो 0.25 3 75 ना, तो फिर ये 2 होगा, फिर ये 5 6 होगा, तो 0.3256 मीटर, मतलब ये हो गया अमाउंट ऑफ कंप्रेशन का, है ना, ये x की वैल्यू होगी। क्लियर। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डायग्राम में आपको दिया हुआ है, ये एक्चुअल में आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत पुराने ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है। अराउंड 90s वगैरह में पूछा हुआ है, 1990 एंड ऑल। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, ये दिया है 2 ब्लॉक्स A and B are connected to each other, मतलब दो ब्लॉक है A और B है connected to each other as shown in the figure. The string and the spring is massless, जो स्ट्रिंग है वो भी मासलेस है, जो स्प्रिंग है वो भी मासलेस है। ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, एंड पुली फ्रिक्शनलेस, और यहां पे जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है। फिर क्या बोला इन्होंने, ब्लॉक बी स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस और स्टेशनरी ब्लॉक सी, जो ब्लॉक बी है ना ये ब्लॉक सी के ऊपर क्या स्लाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड ब्लॉक ए स्लाइड्स अलोंग द वर्टिकल साइड ऑफ सी। अच्छा ये स्लाइड हो रहा है मतलब यहाँ पे डायग्राम में ये एक्चुअली ऐसे अटैच होना चाहिए। ठीक है। स्लाइड्स ओवर द ब्लॉक सी एंड दैट टू इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड। सेम यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ रहा है, जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी, और प्लस स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, है ना, दोनों की स्पीड सेम है, प्लस क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। आगे क्या दिया इन्होंने, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2 एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 1960 न्यूटन पर मीटर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है दैट इज 0.2 है दोनों ब्लॉक के बीच में। ठीक है। यहां पे तो उसका मतलब नहीं होगा क्योंकि ना ये आप वर्टिकली हैंगिंग डायरेक्शन जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर जो फ्रिक्शन का इफेक्ट हमको दिखेगा यहां पे दिखेगा, और ये यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है। ठीक है। दोनों यूनिफॉर्मली मूव हो रहे हैं। अभी आते हैं आगे डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, के का वैल्यू हो गया 1960 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। फिर क्या बोला, इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg, ब्लॉक ए का मास दिया इन्होंने
सो यहां पे लिखना तो आप लिख लो मास ऑफ ब्लॉक ए जिसकी वैल्यू दिया इन्होंने 2 kg। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक बी। तो ये पहला क्वेश्चन है, जो ब्लॉक बी है उसका मास आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या इन्होंने दिया, दे आर सेड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जो एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी ना समझने वाली बात क्या है कि ये ना आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इनका। तो ये इसका मास कितना हो गया, जैसा अभी समझने के आप देखो तो इसका मास ये हो गया, अगर हमने इसको मास एम ए ले लिया है, एम ए इंटू जी, जिसकी वैल्यू क्या हो गया, एम ए का वैल्यू एक्चुअल में 2 है तो 2g हो गया ये। क्लियर। अब अगर यहां पे देखते हैं तो इस जगह पे इसका नॉर्मल डायरेक्शन इज एक्टिंग अप और जिसका वेट होगा दैट इज व्हाट एम बी इंटू जी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। इसकी जरूरत होगी तो देखेंगे, नहीं जरूरत होगी तो देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज। अब बोल रहे हैं ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे एक्ट हो रहा है, तो मतलब यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब ये स्प्रिंग है तो ये क्या होगा, टेंशन इंटरैक्ट होगा, ये टेंशन होगा और यहां पे टेंशन ऐसे एक्ट होगा। अब एक और पॉइंट आप अगर समझ लोगे तो बहुत बेहतर होगा, ये जो टेंशन की वैल्यू है ना, ये इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना उसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा, ये जो टेंशन की वैल्यू और स्प्रिंग फोर्स में इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात, ये क्योंकि ना ये स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ है और ये टेंशन ना वो बैलेंस करे, तो मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब भी ना हम ना स्प्रिंग के कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ना उसको हम सिमिलर टू टेंशन ही ट्रीट करते हैं, तो आप समझ लो कि आप टेंशन की वैल्यू निकाल रहे हो या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हो, इस ब्रांच में दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आपको यही लेके चलना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले देखो अभी ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब ना देयर इज नो एक्सेलरेशन फॉर दिस एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन फॉर दिस। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, स्टेशनरी। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं दोनों बॉडी के लिए। तो पहले मैंने किसके लिए बनाया, फॉर बॉडी ए। तो ए के लिए क्या होगा कि मतलब ये जो टेंशन की वैल्यू है, ये टेंशन की वैल्यू क्या करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा, है ना। स्प्रिंग फोर्स ले रहा हूं मैं, टेंशन ले रहा हूं अभी, तो क्या होगा, टी का वैल्यू होगा 2g, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बॉडी 2 के लिए लेता हूं, मतलब सेकंड बॉडी बी मास के लिए, मतलब बी बॉडी के लिए, तो ये टेंशन टी होगा, इस साइड में फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब ना ये भी ऑलमोस्ट स्टेशनरी जैसा बिहेव करेगा। मतलब यहां पे टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एफ के इक्वल हो गई। अब ना एफ का वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या है, तो ये म्यू इंटू वो हो गया एन बी, एन सब्सक्रिप्ट बी इंटू जी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये सेम टेंशन यहां पे एक्ट हो रहा है, वही टेंशन यहां पे एक्ट हो रहा है, तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों टेंशन को इक्वेट कर देंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, सो फ्रॉम 1 एंड 2 अभी आपका मेन टास्क है ना एम बी की वैल्यू निकालो, तो ये म्यू एम सब्सक्रिप्ट बी इंटू जी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 इंटू जी हो गया, जहां पे जी और जी की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो एम सब्सक्रिप्ट बी का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 अपॉन म्यू, तो 2 का वैल्यू 2 हो गया, म्यू का वैल्यू कितना है बॉस, म्यू का वैल्यू है 0.2, तो अब 0.2 मतलब कैंसिल का वैल्यू कितना होगा 10, तो एम बी का वैल्यू हो गया 10 kg। बात समझ में आया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो कि हमको निकालना है ना वर्क डन या पोटेंशियल, क्या बोला था इन्होंने, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मतलब यू की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, बराबर। तो यहां पे इन्होंने ना के का वैल्यू दिया हुआ है बट ना एक्स का वैल्यू इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो अब यहां पे देखो ना एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको इतना समझ में आया कि जो स्प्रिंग फोर्स है और टेंशन के इक्वल है, बराबर। तो आप बताते हो कि जो टेंशन की वैल्यू और जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू वो क्या है, सेम है ना। और फॉर्मूला क्या है उसका, के इंटू एक्स है, ये हो गया वो एक्सटेंशन की वैल्यू जो स्ट्रेच होगा, तो उससे पता चला कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, इसके हेल्प से हम एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने मानो कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा, टेंशन अपॉन क्या होगा, के हो गया ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी मिली अपने को, तो टेंशन की वैल्यू, अच्छा टेंशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो चलो ठीक है टेंशन की वैल्यू हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंशन का क्या फॉर्मूला आपको मिला है, देखो टेंशन का एक फॉर्मूला, तो यहां पे ना बहुत सिंपल सा टर्म 2g है ना, तो ये 2 हो गया और ये g हो गया। तो अब यहां पे अच्छा इन्होंने g की वैल्यू 9.8 बोला है, दे हैव टोल्ड कि g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो g की वैल्यू अगर 9.8 लेते हो तो 9.8, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.6 न्यूटन। इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि ना काफी सारे डिटेल्स हमें फाइंड आउट करना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने
कि यहाँ पे जो की पॉइंट है उन्होंने क्या बताया है कि दोनों ब्लॉक ना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब ना दोनों स्टेशनरी की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें जो ये टेंशन की वैल्यू होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, वो किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा। और यहाँ पे ये जो टेंशन होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे हमने ना देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप बॉडी ए के लिए ले रहे हो तो ये टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी, 2g के इक्वल, मतलब MAG के इक्वल, मतलब MA का वैल्यू पता आपने को। और इस बॉडी के लिए निकाल रहे हो तो ये टेंशन की वैल्यू नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, बराबर। तो यहाँ पे टेंशन टी का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल, क्लियर। तो अब उसके बाद जो भी आपने म्यू mg में कन्वर्ट करके इनको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आपको वैल्यू मिला मास का। अब आपको ना टेंशन निकालना पड़ेगा। क्यों टेंशन निकालना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ना आपने एक्सटेंशन की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। एक्सटेंशन की वैल्यू कैसे? क्योंकि हमने माना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और टेंशन की वैल्यू सेम है। तो अब Fs इज इक्वल टू टेंशन इक्वल टू kx है, तो आपको ना x का वैल्यू आपको निकालना है। तो k का वैल्यू पता है, टेंशन का वैल्यू हमको नहीं पता, तो मैं टेंशन की वैल्यू निकाल ली वहां पे। अब टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये कितना हो गया, 19.6 हो गया अपॉन ये जो है k का वैल्यू क्या है 1900, क्या होगा ये 60 हो गया, है ना। अब वो हिसाब से देखा जाए तो 19.6 है ना, ये कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना होगा 0.01 मीटर, मतलब अगर 10 के टर्म में होगा तो 10⁻² मीटर हो गया। तो हमको ना ये पता चल गया कि कितना एक्सटेंड होगा या कितना स्ट्रेच होगा, बराबर। अब हमें निकाला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर क्या होगा, हाफ kx² होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू का कुछ मेंशन नहीं किया, ये हाफ हो गया। k का वैल्यू कितना लिया बॉस अपन ने 1960 लिया हुआ है। x का वैल्यू कितना है 10⁻² इंटू 10⁻², ये क्या होगा 2 9 जा 18 2 8 जा 16, और ये 0 हो गया। तो अब अगर देखो 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9.80 होगा इंटू 10⁻²। अब अगर मान लो इसका 10⁻1 आएगा तो 0.98 होगा, है ना, 10⁻1। अब अगर ये 10⁻1 वापस आएगा तो 0.098, ये क्या होगा जूल। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। सो स्प्रिंग के ऑलमोस्ट जितने भी कंडीशंस थे वो हमने सॉल्व कर लिया है। वी विल ट्राई कि अगले टॉपिक में ना, जो अगला क्लास होगा हमारा उसमें नया टॉपिक करेंगे। सो नए टॉपिक में एक है कोलिजन। सो कोलिजन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।